हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू मास्टर लर्नर्स। तो जैसा कि आपको पता है एसएससी जेई 2023 का ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो है ऑलरेडी डेट्स आ चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो जब वो फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर्स में क्या हुआ, गलत फॉर्म या फिर छोटी सी मिस्टेक के कारण उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या फिर जो छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण अपना एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट करा देते हैं। आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से फॉर्म फिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा कि कहां जो है आप छोटी सी मिस्टेक करते हैं और कहां थोड़ी सही तरीके से फॉर्म भरेंगे तो आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स को हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने या फिर उन पर आपको एम्फेसाइज करना है जब आप अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन डिटेल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी डेट्स क्या होने वाली हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो एप्लीकेशन या फिर जो फॉर्म भरने की जो डेट है, इट स्टार्ट फ्रॉम 26 जुलाई। 26 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो आपकी 16 ऑफ अगस्त है। इस विंडो के बीच में आप अपने फॉर्म्स को भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो आपकी 16 ऑफ अगस्त है। रात के 11 बजे से पहले अपने फॉर्म को आप फिल करें और साथ ही साथ अपनी फीस को भी क्या सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी है, उसका करेक्शन करना है, तो आपके पास एसएससी ने 2 दिन का जो है ग्रेस पीरियड दिया है कि आप 17 और 18 अगस्त में रात के 11 बजे तक जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन करना है और उस करेक्शन की जो भी फीस है वो आप इन 2 दिनों में सबमिट कर सकते हैं। और जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला वो टेंटेटिव आपके अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज के, एससी एसटी कैटेगरीज के हैं या फिर एज रिलैक्सेशन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा कुछ रिजर्वेशन चाहिए और उसमें सर्टिफिकेट्स की, एज रिलैक्सेशंस की, इनकी कोई डेट अगर मेंशन नहीं की गई है, so the last date, so that the crucial date for that all the reservation would be before the closing date of application। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है उसकी डेट जो है आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहली होनी चाहिए अगर आपके नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं की गई है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द क्रूशियल डेट्स फॉर द सर्टिफिकेट्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पर बहुत सारी पोस्टें जहां पर एक्सपीरियंस चाहिए होता है एसएससी में, बहुत सारों में नहीं चाहिए होता है। तो अगर आपको किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद का काउंट होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज के 3rd ईयर में या 2nd ईयर में कोई इंटर्नशिप की है या फिर कहीं पर आपने कोई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की है तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो आपका इस एक्सपीरियंस वाला जो कॉलम है जिसमें आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको डिपार्टमेंट्स मिलते हैं वो आपको काउंट नहीं होंगे। तो एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड आफ्टर द एंड ऑफ एजुकेशनल पीरियड ओनली। ड्यूरिंग कॉलेज आपने कुछ भी किया हो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी आपके बीआरओ में जितनी भी वैकेंसीज हैं, कई सारी वैकेंसीज हैं बीआरओ में, उसमें केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ओनली द मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर बीआरओ वैकेंसी। मूविंग फॉरवर्ड टू द डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो आपकी जो है 10th क्लास से मैच करनी चाहिए जब आप फॉर्म भरेंगे। तो द डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी द सेम एज दैट ऑफ 10th में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वैसी ही होनी चाहिए, उससे डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ भरी तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, द फॉर्मेट फॉर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप फॉर एग्जांपल एससी एसटी कैटेगरी से हैं या किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से तो क्या है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जो भी एसएससी ने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दे रखा है उस फॉर्मेट में जो भी कॉम्पिटेंट आपकी अथॉरिटी है वहां से आपको सर्टिफिकेट बनवाकर जो है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपको दिखाना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट और आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जहां से आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो अगर आपने वैसा सबमिट नहीं किया तब उस केस में आपका जो एप्लीकेशन है वो किसी भी स्टेज में आपका कैंसिल हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड
अगर फॉर एग्जाम्पल आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और इसका रिजर्वेशन चाहते हैं तो उस केस के लिए आपके पास जो है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट विच इज वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो आपको ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड कौन से साल का होना चाहिए? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आपका होना चाहिए एंड इट शुड बी मेड इन 2023-24, मतलब अभी इसी साल आप एप्लीकेशन भर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन चाहते हैं और सिलेक्ट करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो उनको क्या करना है? उनको जो है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक की जो भी आपकी इनकम है वो इनकम का सर्टिफिकेट आपको 22-23 का जो इनकम का सर्टिफिकेट है वो आपको 23-24 में मिलेगा। तो वो इनकम का सर्टिफिकेट आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने में फेल हो जाते हैं तो यू विल नॉट गेट द रिलैक्सेशन फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी 2022 से लेकर 2022-23 में जो भी इनकम है, फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूं, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आपकी जो भी इनकम है उसका सर्टिफिकेट आपको 23-24 में मिलेगा, विच यू नीड टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द ईडब्ल्यूएस रिलैक्सेशन। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड, द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट हैज टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर द कट ऑफ डेट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भर रहे हैं और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की मैंने आपको बताई वो 16 अगस्त है। तो आप जो भी, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आपने बीटेक कर रहे हैं, तो आपका जो अगर लास्ट ईयर में है आप, ठीक है, जो पास आउट हो चुके हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लास्ट ईयर में, तो आपका जो रिजल्ट है, आपका जो कोई क्वालिफिकेशन है, उसका रिजल्ट आपका 16 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए। अगर उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आता है सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे अपियरिंग ऑलरेडी डिप्लोमा बीटेक करते होते हैं और वो फॉर्म भर देते हैं। तो आप फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आपका रिजल्ट आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू, आपके कॉलेज के थ्रू 16 अगस्त से पहले आ जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे किस तरीके से, ये तो इंपॉर्टेंट चीजें थी, बीच बीच में जो और भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जिसके कारण आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। मैं खुद एम्फेसाइज करूंगा, बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हुआ है, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अब हम स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन को अप्लाई करने वाले हैं। सो देयर आर 2 स्टेप्स बेसिकली। पहला स्टेप है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको हम OTR कहते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, आपने कभी भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी के थ्रू नहीं किया है, तब उस केस में आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब इस OTR में क्या किया जाता है? OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन में हमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो आप हैं, आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें स्टैटिक डिटेल्स होती हैं, जैसे आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि वो समय के साथ चेंज नहीं होने वाली, तो स्टैटिक डिटेल्स होती हैं। तो वन टाइम, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, कभी आपने एसएससी का फॉर्म नहीं भरा, तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन से फायदा ये होगा कि आगे वाले आप एसएससी के एग्जाम देंगे तो आपको ये स्टैटिक डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एसएससी उन डिटेल्स को लेगा और आपका फॉर्म आगे भर सकते हैं आप। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है? न्यू कैंडिडेट हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बनने के बाद फिर आपको फॉर्म भरना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तब आप डायरेक्टली अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं उसको देखते हैं जरा। What are the things which you should have before filling the one time registration? कुछ चीजें हैं जो आपके पास पहले से होना चाहिए। सो एक तो आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों पर आपको OTP जाएगा। ये मोबाइल नंबर और ईमेल शुड बी वेरीफाइड, क्योंकि जितने भी एसएससी आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा वो ईमेल और फोन नंबर के थ्रू करेगा। तो दीज आर 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका कोई भी आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप वोटर आईडी, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग, कोई भी आईडी आप देख सकते हैं। इसको साथ ही साथ आपकी जो, इनमें से आपके पास आधार नहीं है तो इन आईडी में से कुछ भी दे सकते हैं। चौथी चीज, आपने किस बोर्ड से अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, आपका रोल नंबर क्या है, किस ईयर में पास किया है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब आप OTR भरने जाएं। और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है ना, तो आपके पास वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी की डिटेल्स भी होनी चाहिए कि डिसेबिलिटी की लास्ट डेट क्या है और डिसेबिलिटी का नंबर क्या है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको OTR से पहले आपको पता होनी चाहिए। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आप जब फॉर्म भरने जाएं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का इन 2 चीजों की वजह से रिजेक्शन हो जाता है फॉर्म का। एक तो फोटोग्राफ के कारण और एक सिग्नेचर के कारण। कुछ लोग क्या करते हैं कि फोटोग्राफ जो एसएससी ने बोला है उससे अगेंस्ट जो है अपलोड कर देते हैं कि भाई स्पेक्टिकल्स के साथ नहीं करना है, आपको कर देते हैं, विदाउट कैप करना है।
एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड एज फोटोग्राफ, और एक है हमारा सिग्नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गाइडलाइंस एसएससी ने दे रखी हैं हम उसी हिसाब से अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, क्योंकि क्या है ना, आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर को एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम स्कैन करता है, तो अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो इट विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए, जो आप जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया है उससे 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। दैट फोटोग्राफ शुड बी विदाउट स्पेक्टिकल्स, उसमें स्पेक्टिकल्स नहीं होनी चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, है ना, ब्लड इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशंस अगर हैं आपके फोटोग्राफ में तो आप उसको क्रॉस चेक करिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो सिग्नेचर जो अपलोड कर रहे हैं इट शुड नॉट बी ब्लड, अगर आप ब्लड करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली इट विल गेट रिजेक्टेड, ठीक है। तो आप अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को किसी भी समय एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिए कि जब पहली बार आप भरें तो सही तरीके से डिटेल्स भरें, ताकि जो है आपको एडिट और मॉडिफाई करने की जरूरत ना पड़े। तो अब हम इस डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से हम पहला स्टेप दैट इज कॉल्ड एज 1 OTR, जो मैंने अभी स्टेप्स बताए, उसको जब आप एसएससी की साइट में जाएंगे तो किस तरीके से आपको दिखेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, अपने आधार की डिटेल्स देनी है, जैसे मैंने बताया आधार को वेरीफाई करना है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो कोई भी आईडी आप देख सकते हैं, वोटर आईडी, आपकी एम्प्लॉय आईडी, कुछ भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको अपनी आईडी डिटेल्स देनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप्स में आपको अपना नाम बताना है, आपका नाम क्या है, उस नाम को वेरीफाई करना है ना। कभी आपने नाम बदल दिया हो तो उसका आपको प्रूफ देना है। फादर्स नेम, वेरीफाई फादर नेम, तो ये सब बेसिक डिटेल्स आपको पुट करनी है। मूविंग फॉरवर्ड, फिर आपको जो है अपने डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना। फिर आपने जो 10th की जो आपकी मार्कशीट है, जो 10th आपने पास किया है उसमें किस बोर्ड से किया है, साथ ही आपका रोल नंबर क्या है, कौन सी ईयर में आपने पास किया है, वो सारी डिटेल्स भी आपको यहां पर सबमिट करनी पड़ेगी। मूविंग फॉरवर्ड, फिर आपका जेंडर क्या है, जेंडर के साथ आपका लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, जो लास्ट एग्जामिनेशन आपने पास किया है वो आपने कौन सा किया है, बीटेक किया है आपने, एमटेक किया है आपने, डिप्लोमा किया है, मोबाइल नंबर क्या है, और इस मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि सारे के सारे कम्युनिकेशन आपको जो है वो इसी फोन और ईमेल आईडी के थ्रू होंगे। ईमेल आईडी वेरीफाई, कौन से स्टेट से हैं, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, यू नीड टू फिल इट। फिर उसके बाद जो है वंस द बेसिक डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द स्टेप 1 to 10 आर सेव्ड, यू विल बी रिक्वायर्ड टू कंफर्म योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। जो मैंने 10 स्टेप बताए जिसमें आपने बेसिक डिटेल्स डाली हैं, जब एक बार वो आपकी खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे कम्युनिकेशंस इसी के थ्रू होंगे। उसके बाद ऑन कंफर्मेशन योर डेटा विल बी सेव्ड, आपका डेटा सेव्ड हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा। वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और एक आपको पासवर्ड मिलेगा आपके फोन और ईमेल आईडी पर, आप जो है उस पासवर्ड से, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करेंगे, अपने पासवर्ड को चेंज करेंगे और जो आपने चेंज पासवर्ड किया है उससे फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब आपने अपने पासवर्ड को चेंज कर दिया तो फिर आप अपने कंप्लीट जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने फॉर्म को 14 दिन के अंदर आप सबमिट कर दीजिए। अगर आपने 14 दिन के अंदर अपनी फर्दर फॉर्म को नहीं फिल किया तो आपने जो भी डिटेल पीछे आपने फिल करी है वो सारी की सारी डिटेल्स आपकी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। सो विद इन जब आपने रजिस्ट्रेशन किया, बेसिक डिटेल डाली 1 से 10 स्टेप में, तो वो 10 स्टेप वाली चीजें 14 दिन के अंदर अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा तो इट विल बी ऑटो डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम। तो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो मोबाइल नंबर है और जो आपको पासवर्ड मिलेगा उससे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पासवर्ड को चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद नए पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद फिर उसके बाद आपकी जो फर्दर जो डिटेल्स आपको भरनी है सेकंड स्टेप की, ये ओटीआर के बाद जो सेकंड स्टेप की डिटेल्स बननी है वो आपको यहां पर देख लेंगे। जैसे कौन कौन सी की आपको स्टेट्स बननी है, जैसे फर्स्ट से 10 तक जो हमने डिटेल्स भरी उसके आगे एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है उस कैटेगरी को वेरीफाई करेंगे, जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में है, उस कैटेगरी को भरेंगे। नेशनलिटी क्या है, अगर आपके चेहरे पर, आपके माथे पर कहीं पर भी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आप पुट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आप लिख रहे हैं तो आपको हर स्टेज में वो आइडेंटिफिकेशन मार्क को क्या है, प्रूव कराना पड़ेगा। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी डिसेबिलिटी है आपकी, वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द स्टेप फ्रॉम 11 to 14। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं फ्रॉम द स्टेप नंबर 15 to 18। 15 to 18 स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कौन से स्टेट से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, पिन कोड क्या है, आपका एड्रेस क्या है, इन सारी डिटेल्स के बारे में आप यहां पर पुट करेंगे फॉर्म्स में। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आपने सारी डिटेल्स 15 से 18 स्टेप की जो डिटेल्स हैं, जो आपने एड्रेस भरा, नेम सब कुछ भरा, इन डिटेल्स को जो आपने भरा उसके बाद यहां ऑप्शन आएगा,
कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं क्या वो सही है ना, कोई डिटेल गलत तो नहीं है। अगर आपकी डिटेल सही है, एग्री करने के बाद आप क्या करेंगे, आप फाइनल सबमिट कर देंगे। तो आपका ये पहला हिस्सा, जो पहला पार्ट है एप्लीकेशन का, वो आपका पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। ये डिटेल्स अब एसएससी के पास चली जाएंगी। दैट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब आने वाले सालों में आप कभी भी फॉर्म भरेंगे तो ये स्टैटिक डिटेल्स हैं, एसएससी फौरन आपकी इन डिटेल्स को ले लेगा, इस फॉर्म में भी ले लेगा और आपके फर्दर फॉर्म्स में हेल्प करेगा ये डेटा। अब ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम एक्चुअली फॉर्म को भरते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डेटा और जो डिटेल्स वो पहले से ही आपके एसएससी ले लेगी। इस स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज में एक्चुअली आपको फॉर्म भरना है, वो सारी चीजें अपलोड करनी है जो आपकी स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। जैसे आपके पास जब आप ये सेकंड स्टेज को आगे बढ़े तो सबसे पहले आपके पास रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। मैंने बताया जिस दिन नोटिफिकेशन निकला है उसके 3 महीने पुराने से ज्यादा फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा फोटोग्राफ है, पुराना फोटोग्राफ है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, फोटोग्राफ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी फॉर्मेट में पुट करेंगे। फोटोग्राफ 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स के साथ नहीं होना चाहिए, कैप के साथ नहीं होना चाहिए, उसका जो साइज होना चाहिए वो 20 केबी से 50 केबी के बीच होना चाहिए। डायमेंशंस भी आपकी मेंशन है, और साथ ही साथ कैसा फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके लिए जो है एसएससी ने क्या किया है, यहां पर एनेक्शर, अगर आप उसमें जाएंगे जो आपको पूरी पीडीएफ मिली है उसमें एनेक्शर 15 के अंदर उन्होंने पूरी तरीके से एक फोटोग्राफ डाल रखा है कि कौन सा एक्सेप्टेबल और कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसी जो हमारी सिग्नेचर है वो ब्लड नहीं होनी चाहिए, और उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो जीपीजी या जीपीईजी में होना चाहिए, जिसकी डायमेंशंस और जिसकी जो आपको क्वालिटी है वो यहां पर मेंशन कर दी गई है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन से ईयर में पास किया, उन सबकी डिटेल्स आपको पहले से पता होनी चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग टू द सेकंड पार्ट। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी अबाउट द डिटेल्स। फिर उसके बाद हम लॉग इन करेंगे सेकंड सिस्टम में, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो आपका पासवर्ड है उससे लॉग इन करेंगे। जो आपकी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन, उस पर आप क्लिक करेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के टैब में जाकर, और उसके बाद जो हमने स्टेप 1 से लेकर स्टेप 14 तक ओटीआर में जो हमने डिटेल्स भरी थी वो ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएंगी, और उसके बाद फर्दर जो चीजें आपको वहां पे भरनी होंगी वो आपको दिखा देगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसको हम अभी, ये सारे स्टेप्स हैं 15, 16, 17 ये स्टेप्स, इनको हम लोग डिटेल में, ये जितने भी स्टेप्स हैं अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा तो आई होप आपको समझ ना आए। तो मैं जो एक्चुअल जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या कैसे दिखेगा वहीं पर हम लोग यहां पर आपको समझा देते हैं। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो वैकेंसी है उस पर अप्लाई करेंगे, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 2023 क्लिक करेंगे। जैसे ही फौरन, जैसे ही आपकी लॉगिन होगी, फौरन आपने ओटीआर में डिटेल्स भरी हैं, आपका नेम, साथ ही फादर्स नेम, जो भी डिटेल्स आपने जेंडर वगैरह भरा है वो आपकी ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएंगी। अगर एक बार वो डिटेल्स आपकी सही है तो यू कैन प्रोसीड। अगर आपको लगता है कि ओटीआर के समय आपने कुछ गलती कर दी है, मिस्टेक हो गई, तो आप वहां पर उसे एडिट या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब आपको कौन कौन सी डिटेल्स फर्दर चूज करनी है, ये सारी डिटेल्स आपने चूज कर ली। सबसे पहले आपको चूज करना है कि आपका प्रीफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, क्योंकि ये आपने फर्स्ट स्टेज में नहीं भरा है, तो 3 सेंटर आप अपनी प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, फिर एक और इसको भी आपने ओटीआर में नहीं भरा था कि वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन और आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस, नहीं करते हैं नो। ठीक है, अगर आप एक्चुअली बिलोंग करते हैं तभी आप यस करिएगा। इफ यू आर द वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस तो यू विल नेवर बी कंसिडर्ड एज ए एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो वार्ड नहीं होना चाहिए, आप एक्चुअली होंगे तभी आप इस पे यस क्लिक करिएगा। फिर ये अगर होंगे तो फिर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग ड्रॉ करनी होगी, तो नो हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग एक्स सर्विसमैन, तो सारी डिटेल जो है एक्स सर्विसमैन की है, तो इसमें अगर आप नो कर दोगे तो इन सारी डिटेल्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है 17.1, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबिलिटी से हैं तो आप यहां पर यस कर देंगे, और अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो फिर अगेन कौन सी आप डिसेबिलिटी से उसकी डिटेल्स आपको वहां पर फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर 40% से ज्यादा है, 40% से कम है, वो सर्टिफिकेट में लिखा होता है अगर आप डिसेबिलिटी में। मूविंग फॉरवर्ड, फिर उसके बाद जो है ये सारी डिटेल जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है फिजिकल लिमिटेशंस हैं लिखने में, तब उस केस में आपको अगर स्क्राइब वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आपको इसमें फॉर्म भरना पड़ेगा, वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड और नॉट। अगर आपको देखने में दिक्कत है तो स्क्राइब रिक्वायर्ड होगा तो यस कर सकते हैं। ठीक है, विल यू मेक
योर ओन अरेंजमेंट ऑफ स्क्राइब, अगर आप खुद का अरेंज कर सकते हैं तो यहां पर यस नो कर सकते हैं। डिपेंडिंग की अगर आप खुद का कर सकते हैं तो यस, नहीं कर सकते हैं तो आप एसएससी आपके लिए अरेंज कर देगा। इफ द स्क्राइब इज अरेंज्ड बाय एसएससी देन इंडिकेट द मीडियम, अगर एसएससी स्क्राइब अरेंज करता है मीडियम, तो मतलब आपको अगर स्क्राइब की जरूरत है तो अब आप उस स्क्राइब के लिए आप यहां पर डिटेल फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हैं, अगर आप किसी कैटेगरी में तो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस, नहीं चाहते हैं तो नो। लेकिन अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए यस करेंगे तो आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे एंड दोज डॉक्यूमेंट शुड बी बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एसएससी। नेक्स्ट, इफ यस इंडिकेट द एज रिलैक्सेशन, यहां पर आपका एक कोड होगा कि आप कौन से कोड में लाई करते हैं, ओबीसी में लाई करते हैं, आप एसएससी में लाई करते हैं, वहां पर कोड हो जाएगा। कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना, वो यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। पोस्ट अप्लाइंग फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको कंफर्म कर देंगे यहां से। फिर उसके बाद आपने जो क्वालिफिकेशन ली है, डिप्लोमा ली है, कौन से ईयर में ली है, क्या आपका रोल नंबर रहा है, ठीक है, और बीटेक किया है, तो वो आप यहां पर डिटेल रख देंगे, कौन से बोर्ड से किया है, कौन से यूनिवर्सिटी से, क्या रोल नंबर क्या था, आपका परसेंटेज क्या है। यू नीड टू सबमिट ऑल द डिटेल्स, ठीक है। जब आप एक बार डिटेल्स भर देंगे फिर उसके बाद डू यू, फिर क्या लिखा है, फिर आपके पास डू यू वांट टू मेक ए पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप चाहते हैं कि एसएससी आपका जो इंफॉर्मेशन है वो अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज करे, नहीं करे तो यस नो कर देंगे। करस्पॉन्डेंट एड्रेस डाल देंगे। ये जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ये आपने ओटीआर में भर रखा है, तो जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका फोन, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो है ईमेल आईडी, आपका परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, सब आपका जो है इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर जो फॉर्मेट आपको दे रखा है अनेक्सर 15 आप एक बार देख लीजिएगा, उसमें कौन सा फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। फोटोग्राफ की हाइट कितनी होनी चाहिए, मेमोरी कितनी होनी चाहिए, फोटोग्राफ ब्लर नहीं होने चाहिए, है ना, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। और उसके बाद जो है यहां पर यह आएगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है एसएससी को, चाहे फोटोग्राफ हो, चाहे साइन हो, चाहे नेम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, वो सारी की सारी करेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं, तो उस पर एग्री पे क्लिक करेंगे, यहां पर टेक्स्ट पुट करेंगे और अपने फॉर्म को क्या करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद, एक बार देख लेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, और प्रीव्यू करने के बाद यहां पर जाकर फिर हम लोग इस फॉर्म में टेक्स्ट करने के बाद क्या कर देंगे, इस फॉर्म को जो है सबमिट कर देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग जो है एसएससी के फॉर्म को फिल करने वाले हैं। तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, फोटोग्राफ्स का मैंने कंडीशंस बताए, सिग्नेचर के कंडीशंस मैंने बताए, जब आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए आपके पास, कौन से ईयर का होना चाहिए, वो चीज जरूरी है। आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, वो कैटेगरी का क्या कंडीशन है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों ने फॉर्म कैसे भरा है। बहुत सारे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। सो अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिसने पहले तैयारी कर रखी तो उसे बहुत सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन अगर आप पहली बार एसएससी के फॉर्म भर रहे हैं तो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको दोनों स्टेप्स बताए, ओटीआर कैसे करना है और उसके बाद ओटीआर करने के बाद फिर फाइनल फॉर्म किस तरीके से भरना है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे स्टेप्स समझ आए होंगे, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन एसएससी का फॉर्म सबमिट करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, जहां आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता था, उसके बारे में हमने डिटेल्ड वे में डिस्कशन किया। स्टिल यू विल लेफ्ट विद सर्टेन कंफ्यूजन, तो आप हमारी इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में भी अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, हम आपका बिल्कुल पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। तो अब क्या है ना कि एसएससी जेई में जैसा कि पता है आपके पास 2 महीने रह गए, और 2 महीने में आप चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, चाहे आपने एक बार तैयारी कर रखी है, आप कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं, चाहे आपने ऑलरेडी तैयारी करी है, नहीं भी तैयारी करी है, और आप चाहते हैं कि 2 महीने में कुछ आपको ऐसा मिल जाए जिससे आप जो है एसएससी जेई का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बढ़िया तरीके से क्रैक कर सकें, तो हम लोगों ने आपकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ऑलरेडी अपना जो है प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर चुका है, जो ऑलरेडी 25 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस और रिवीजन आपका कराया जाएगा वो एज पर द एसएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही कराया जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो गारंटीड यू विल गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अभी जो है आपकी ऑफर चल रहा है, 5 अगस्त तक आपका ऑफर चल रहा है, आपको एनरोल करते हैं तो यू विल गेट सर्टेन डिस्काउंट इन दिस
बैच। तो आई होप अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया से तो इस बैच में एनरोल करेंगे एंड यू विल गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन एंड अबाउट द प्रैक्टिस बैच। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो अगेन आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। वी विल श्योरली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।